टॉपिक आ जाएगा और आपको उससे रिलेट करके जवाब देना पड़ेगा। और इसमें बहुत ज्यादा बच्चे फंस रहे हैं अपने, खास करके देवरिया, कुशीनगर ऐसे इलाकों में हम केवल रटने पर फोकस कर रहे हैं, केवल रटने पर कि चीजें रटा दो, बोर्ड पे हमने सॉल्व करा दिया, लेकिन एक्चुअल लाइफ में उसका क्या यूज है, एक्चुअल लाइफ में उसको यूज क्या कर सकते हैं, ये मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। अब तो हमारे सब्जेक्ट पर ये उपहास भी उड़ाने लग गया है कि ये सब पढ़ के असल जिंदगी में कोई मायने नहीं है। आप रील्स देखते होंगे इंस्टाग्राम पे कि गामा थीटा बीटा इन सब से कोई मतलब नहीं है, असल जिंदगी में ये काम कहां आता है। लगभग कितने लोग देखे हैं इसमें ये रील्स, बहुत वायरल ये रील्स है, जबकि काम आता है। हमारे जो एसके सर हैं ये तो बता ही सकते हैं कि जिंदगी में ये पढ़ाई ही हमें सिखाती है कि हम कितना लोड ले सकते हैं। आपके टीचर, जो आपके क्लासमेट्स हैं, आप जो यहां पर चीजें सह रहे हैं ना, आगे असल जिंदगी में यही आपको मजबूत बनाता है। आप आज के समय में अपने फाउंडेशन को जितना स्ट्रांग कर लेंगे उतना ही आगे आप अच्छे स्टूडेंट होंगे। अर्चना जी ये बोली कि आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो कीजिए। मैं ओशो की एक किताब पढ़ रहा था, मुझे नाम नहीं याद है, तो उसमें यह लिखा था कि गार्जियन चाहे तो अपने बच्चे को जो चाहे वो बना सकते हैं, बस ये है कि उन्हें अपने बच्चे के अंदर उस बीज का रोपण करना पड़ेगा। अगर गार्जियन चाहे, जैसे अभी आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, हम उस चीज को फॉलो करें, लेकिन वो इंटरेस्ट कहां से आएगा, इसमें बहुत बड़ी भूमिका गार्जियन की होती है। तो अगर गार्जियन ये चाहे कि हमारा बच्चा आईआईटीएन होगा, तो उसको कोशिश बचपन से करनी पड़ेगी। अब यहां बहुत गार्जियन नहीं बैठे, इसलिए इस पर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहेंगे, ठीक। लेकिन आपके पास अभी आप थोड़े बड़े हैं, खास करके 10वीं 11वीं वाले जो बच्चे हैं, आप थोड़े बड़े हैं, आप अपने अंदर उस इंटरेस्ट को या तो जागृत करें, अगर आपके पास वो शक्तियां हैं। शक्तियां कहने का मतलब, अगर आप चाहें अपने मैथ्स को स्ट्रांग बनाना, फिजिक्स को स्ट्रांग बनाना, केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाना, तो इसको बनाइए और आईआईटी की ओर जाइए। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है, मैथ्स ठीक नहीं है, बायो अच्छा है, तो आप नीट की ओर जाएंगे। और इन सबके बाद एक जो रास्ता है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी अभी नवनियुक्त जो बैठे हुए हैं, ये तो और भी आप आगे जाके हालांकि किसी सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट की बात यह है कि अगर आप चीजों को समझ रहे होंगे तो फिजिक्स सॉल्व करने में आपको नींद नहीं आएगी। आप देखते होंगे कि अक्सर जब आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो नींद आती है ना। हाँ, पीछे एक दो लड़के हाथ उठा भी रहे हैं कि हाँ नींद आती है, लेकिन अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो नींद नहीं आएगी। और अगर आपका गोल स्ट्रांग है तो भी नींद नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आ गया? अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी आप 10वीं में हैं तो 10वीं में 98% लेके आना है, 99% लेकर के आना है, तो गोल स्ट्रांग कीजिए तो भी नींद नहीं आएगी। और गोल अचीव कैसे होगा? अचीव ऐसे होगा कि आपको वहां पर उसके लिए सतत प्रयास जारी रखना होगा। आपको ये बात पता भी होगी कि कई बार अगर कुछ देर के लिए आप एक बड़े धार को बहाएं तो जमीन में बहुत गड्ढे नहीं होते हैं, लेकिन बूंद बूंद करके अगर जमीन पर आप कंटिन्यूअस पानी गिराएं तो वहां पर जमीन आप देखेंगे कि गड्ढा हो गया होता है ना। तो आपको कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद ही आप थोड़ा ये कोशिश करिए, क्योंकि हमारा जो यूपी है इसमें महिलाओं का आप लिटरेसी रेट देखिए तो करीब करीब 57% है। पुरुषों का लिटरेसी रेट जो है वो 77% है। महिलाओं को अपलिफ्ट करने की ज्यादा जरूरत है, लड़कियों को अपलिफ्ट करने की ज्यादा जरूरत है। तो लड़कियां ज्यादा एजुकेशन पे फोकस करेगी तो आगे ज्यादा सक्सेसफुल होगी और हमारे यूपी का गौरव भी बढ़ेगा। कल मेरी एसके सर से मुलाकात भी हुई थी, हम लोग जो बात किए अब ग्रामीण लोगों में आने की, तो जितने भी मंच पे खास करके जो अपने आप को समाज में प्रूफ किए हुए लोग हैं, इन लोग से मेरा आग्रह रहेगा कि शहरों में फिर भी जागृति है एजुकेशन को लेकर के, लेकिन गांव में आज भी एजुकेशन को लेकर के जागृति नहीं है। जो हमारे भी नवनियुक्त एसडीएम साहब जो हुए हैं, इनको तो काम करने का मौका ही मिलेगा और ये लोग देखेंगे भी और देखे होंगे भी, क्योंकि हमसे सभी लोग यहाँ पे सीनियर हैं। लेकिन सर अगर गांव में अगर आप ये सब करें, ये सारी चीजें अगर गांव में हो,
गांव के लोगों को, गांव से अगर अभी भी अस्पृश्यता का जो चीजें हैं, जो अनटचेबिलिटी की चीजें हैं, जातीयता जो है, अगर इन चीजों को अभी रिमूव किया जाए तो मेरे हिसाब से भारत की जो जनसंख्या, आज हम लोग कहते हैं कि जनसंख्या हमारे लिए अभिशाप है, यही जनसंख्या हमारे लिए एक, आप कह सकते हैं कि आगे जाने का एक माध्यम हो सकता है। हालांकि मैंने कल एसके सर से इस चीज पर बात किया है और उनसे पूरा समर्थन लिया है कि हाँ, आप मेरे एक बार कहने पर आएंगे सर, आग्रह किया है। और आप लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप जब भी इनके माध्यम से आपको बुलाया जाए तो प्लीज गांव की ओर चलिए। शहर में एजुकेशन फिर भी बहुत बढ़िया है, आपसे आग्रह यही है कि अब हमें गांव की ओर जाना होगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिवम, थैंक यू शिवम। आप अपनी बातों से बच्चों को बुलाए और गांव को जाना है, सब हम लोग तैयार हैं, चलेंगे गांव में, जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्रम को आगे बढ़ाते हुए। चूंकि टाइम का कम है, हम लोग सोचते हैं कि सबकी बातें हो जाए, सबके नंबर बच्चों को मिल जाए, फिर हम लोग आगे भी जुड़ेंगे इसी क्रम को बढ़ाते हुए। अनिल गुप्ता, डॉक्टर अनिल गुप्ता को बोलते हैं कि थोड़ा सा मेडिकल पे आप 5 मिनट 7 मिनट जो भी है, अनिल फ्रॉम देवरिया, स्किन स्पेशलिस्ट, स्वागत। Hello, thank you. Welcome to all dignitaries and present on the dais. Thank you very much. मैं ये कहना चाहूँगा मेडिकल की तैयारी के लिए कि किस क्लास के बच्चे यहाँ जाना है? 9 से 12 तक, 9, 11, 10। तो आपका फोकस किस पे है? डॉक्टरी की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ, मेडिकल? तो इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा है? बायोलॉजी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसमें? बायो। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको बायो को ही पढ़ना, बायो तो सभी पढ़ लेंगे, ठीक, अगर आपका इंटरेस्ट है। तो उसमें तैयारी के लिए ध्यान रखना है कि सारे सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर समय निकालें। कैसे उसको प्रॉपर हम अपने सारे सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालें, क्योंकि एक सब्जेक्ट से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, रैंक नहीं आ सकता। और आज की डेट में गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 30,000 सीट है एमबीबीएस की, और बाकी तो प्राइवेट में है। और जो बच्चे आज की डेट में एग्जाम नीट में बैठ रहे हैं वो 18 लाख बच्चे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 18 में से सिर्फ 30,000 का सिलेक्शन होना है, तो उसके लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट जो आप बोल रहे हैं कि बायोलॉजी से, उससे कभी नहीं हो। जैसा बाकी लोगों ने भी बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू टेक द रैंक, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इस बात को ध्यान रखना है। मेरा फोकस यही रहेगा कि आप उसको कैसे तैयारी करना है। उसके लिए समय का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट के लिए। और ये नहीं कि स्टडी जो करनी है, आप पहले से अपना गोल डिसाइड करेंगे कि कैसे उसको हम प्रॉपर तीनों सब्जेक्ट के लिए टाइम दें, कहां से गाइडेंस लें। आज की डेट में इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, सभी चीज सभी को पता है, फाउंडेशन कोर्स क्या होते हैं, क्या है। तो अगर आपको नीट के लिए तैयारी करना है, बाकी चीजों के लिए, तो आप अभी से उसको क्लासिफाइड करें अपने सब्जेक्ट को और उसके हिसाब से टाइम दें, और डेली इसको प्रैक्टिस में भी लें। अगर आप 11-12 से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट है वो जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वही चीजें एमसीक्यू फॉर्म में आपको सारे पेपर्स में भी आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा कि कैसे करें। तो जिस चैप्टर को आप पढ़ें उसके लिए खुद से नोट बनाएं, किसी और के नोट से। अगर आप अपना नोट्स खुद से बनाएंगे, उसको खुद से लिखेंगे, तो वो और वो मेमोरी में जाएगा। जो जितना ज्यादा लिखता है उसके दिमाग में उतनी चीजें रहेंगी। अगर आप किसी दूसरे का नोट्स पढ़ते हैं तो वो उतनी नहीं रहेगी। आप हो सकता है पढ़ेंगे, मगअप करेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन याद भी हमेशा कितना रहेगा,
7 डेज बाद 50% स्केप हो जाता है, तो फिर उसको रिवाइज कैसे करें? उसके लिए भी आपको एक प्रोग्राम अपना सेट करना पड़ेगा, टाइम ड्यूरेशन, कि जो चैप्टर आपने आज पढ़ा उसको एटलीस्ट 7 या 10 डेज बाद फिर रिवाइज करें। अगर जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे वो फिर याद नहीं रहेगा। 10 डेज बाद लगभग 90% चीजें भूल जाता है, फिर स्केप करता है। तो ये नहीं कि इतने चैप्टर हैं हमने पढ़ा है, इसको हम 6 महीने बाद या 7 महीने बाद फिर रिवाइज करें, वो चीजें फिर याद नहीं रहेंगी। और हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। नीट की तैयारी के लिए एनसीईआरटी ही या मेन बुक। पहले जब हम लोग देते थे तो सीपीएमटी अलग होती थी और पीएमटी अलग होती थी। ऑल इंडिया टेस्ट जो इसको पहले बोलते थे वो पीएमटी होती थी। तो पीएमटी के लिए जो सिलेबस होता था वो सीबीएसई का होता था। क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, जीआईसी से पढ़ा हूँ, क्लास 12 से लेके क्लास 6 से 12 तक मैं जीआईसी से ही पढ़ा। अब भैया मेरे सीनियर रहे हैं, मेरे बड़े भाई भी इनके साथ ही पढ़े हुए हैं। मेरा एक छोटा, मुझसे भी एक जस्ट बड़े भाई है, वो इंजीनियर है, वो एनएचपीसी चंबा में है, उन्होंने भी जीआईसी से ही किया है। तो हम लोग तीन भाई जीआईसी से पढ़े, 2 भाई बाहर थे, 5 भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, मैंने डॉक्टरी किया है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप फोकस जरूर करें। नीट का अगर आपको तैयारी करना है तो पुराने जो क्वेश्चन पेपर उसको देखना होगा। तो 2006 के बाद से सारा सिलेबस चेंज होके एनसीईआरटी पे आ गया। अब ये सीपीएमटी नहीं होती है, एक ही एग्जाम होता है पीएमटी। पहले यूपी बोर्ड के होते थे, जो बुक्स होते थे यूपी बोर्ड से जो पढ़ते थे उनको ज्यादा सिलेक्शन सीपीएमटी में मिलता था। बाकी जो सीबीएसई बोर्ड से थे उनको पीएमटी में ज्यादा होता। लेकिन अब जो है एक ही एग्जाम है, आपको एक ही बार मौका मिलेगा, तो एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़नी। बाकी जो टीचर आपको क्लास में पढ़ाते हैं, बाकी आप कहीं कोचिंग करते हैं या किसी टीचर से गाइडेंस लेते हैं, उसको प्रॉपर देखिए। समय का अपना प्रबंधन बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ आप अपने क्वेश्चन को भी पुराने पेपर लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और डेली कम से कम 3 से 4 घंटा पर डे देना अराउंड योर 11th and 12th बोथ। ये नहीं सोचना है कि हमने एक हफ्ते में 2 दिन ज्यादा पढ़ लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें डेली रिवाइज करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी होगा सलेक्शन। और किसी को कुछ पूछना है, कोई पूछना चाहता है? हाँ, देखो दिल्ली एम्स का भी सिलेक्शन नीट पीजी से ही होगा। अगर 720 का है तो 720 से 715 तक में ही एम्स में सिलेक्शन होता है। जो भी है अब एक ही एग्जाम है, नीट है। तो नीट के लिए 720 का नंबर है, विद इन 5 to 10 नंबर में करीब 500-600 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और दिल्ली में जो एम्स में है वो पहले से लेके 50 तक में हो जाए। तो अब आपको अंदाजा लग जाएगा कि 720 से 715 के अंदर आना पड़ेगा। और किसी को? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनिल। हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं। देवरिया में डॉक्टरों की बड़ी कमी है, बीमारियां भी बहुत होती है। आप प्रेरित करें बच्चों को कि ये खुद पढ़ें और जाने स्वस्थ कैसे रहना है, अपने डॉक्टर बने और अपने परिवार को स्वस्थ रखने की ओर आगे ले चले। बीमारी नहीं होगी और डॉक्टर रहेंगे तो स्वस्थ जीवन रहेगा, लंबा जीवन रहेगा, देवरिया में आनंद रहेगा। क्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि अभी तक हम लोग मेडिकल की बात, इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, पीछे हमारे बच्चे बैठे हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए भी हैं। तो सिविल सर्विसेज वाले लोगों को थोड़ा जोश आना चाहिए। इसके लिए मैं चाहूंगा हमारे अभी यंग ऑफिसर श्री राजकुमार जी, जो पीसीएस से सेलेक्ट हुए हैं, जो एसडीएम बनेंगे और कुछ ही दिनों बाद ट्रेनिंग पे जाएंगे, आके 2 मिनट में अपने बच्चों को अपने थोड़ा टिप्स बताएं, क्योंकि और गुरु लोग तो हैं डिटेल बताने के लिए, लेकिन आपको देख के इनके मन में प्रसन्नता आएगी कि हाँ हमको भी एसडीएम बनना चाहिए। आप क्यों बनने गए और क्यों चाहते हैं? आदरणीय राजकुमार जी, स्वागत है।
हेलो एवरीवन, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जनों को मेरा सादर आभार एंड आप सभी को नमस्कार और स्पेशल थैंक्स टू एसके सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर टू इंटरेक्ट विद यू ऑल गाइस हियर एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली जैसे अर्चना जी ने बताया कि आपका जो ग्रेजुएशन है आईटी और जो उनका सपना है अपना करने का कि आईटी में जाए, बेस्ट कॉलेज में जाए अपने देश के और अपने आप को बेहतर कर सके। उसके बाद ये समय आता है कि आप और क्या करना चाहते हैं, बिकॉज लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट ए डेस्टिनेशन। आपको हमेशा सीखते रहना ही चाहिए और उसके बाद एक मैच्योर लेवल पे जब हम आते हैं कि चलो हमने कॉलेज में बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ भी लिया, अब हमारा उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना, राइट। तो हम जाते हैं जॉब की तरफ और वहाँ पे या फिर रिसर्च और पीएचडी वगैरह करते हैं। उसमें हमारा मेन मकसद रहता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना, साथ में पैसे भी अर्न करना क्योंकि घर भी चलाना है और हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। उसमें एक आयाम और है जहाँ हम जिसे कहते हैं सिविल सर्विसेज, अपने ही सोसाइटी को सर्व करना इन मल्टीपल रिस्पेक्ट्स। सो मैं इसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरा भी एम यही था आफ्टर कॉलेज, जो मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है और उसके बाद कॉलेज के बाद ही मेरा सपना था कि एक बार सिविल सर्विसेज में आया जाए ताकि हम मल्टीपल वेरिएशंस और मल्टीपल लेवल्स पे जो है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें जो हमने सोसाइटी से सीखा है, राइट। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए क्योंकि क्या है कि पैसा सभी कमाते हैं बट सोसाइटी में इंप्रूवमेंट तभी आएगा जब हम सोसाइटी को बैक टू सोसाइटी कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। सो जितने भी मेरे यहाँ दोस्त हैं इंटरेस्टेड हैं अगर आगे अपने फ्यूचर में सिविल सर्विसेज में जाने के लिए एज ए पोस्ट ऑफ डिप्टी कलेक्टर, अभी जिसपे मेरा सिलेक्शन हुआ है वो उप जिला अधिकारी जिसे हिंदी में कहते हैं उस पे हुआ है और यूपी में रैंक 28 है। और थोड़ा सा इंसाइट मैं देना चाहूंगा कि जो ये जर्नी है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, राइट। सो ये एक पर्टिकुलर टाइम पे जब स्टार्ट होती है तो हमें पता नहीं रहता, वेरी अनसर्टेन है कि होगा नहीं होगा क्या 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 होगा। द मेन फैक्टर इज टू कंटिन्यू इवन इफ यू आर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स। मैं भी फेल हुआ था, कई बार फेल हुआ हूँ, तब जाके एक सक्सेस मिली है और ये सक्सेस इज फॉर द बेटर डेवलपमेंट, फॉर द आवर ड्रीम्स, जो हमने सोचा है कि हम सोसाइटी में क्या करना चाहते हैं, कैसे चेंज लाना चाहते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो हमने एक पर्टिकुलर फोकस पे ध्यान दिया, एक डिटर्मिनेशन पे ध्यान दिया और चीजों को उस बेहतरीन प्रक्रिया में लाते गए। जैसे कि हम एक रूटीन फॉर्म करते हैं, अगर रूटीन आपका सही है तो भले ही रिजल्ट में थोड़ा देरी होगी लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा। सो मैं यही और आगे और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे शिवम जी ने बताया कि एजुकेशन की तरफ अगर हमें ज्यादा ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन की परसेंटेज जो है बाकी देशों के अलावा, क्योंकि हम अपने प्रिय भारत को, प्यारे भारत को विश्व गुरु भी बनाना चाहते हैं, ये हमारा सपना भी है और हम सभी भारतवासियों का है। तो वो एक जो मेन फोकस हमारा होना चाहिए वो एजुकेशन पे होना चाहिए क्योंकि वहीं से चीजें डेवलप होंगी आगे, भले ही वो मेडिकल सेक्टर में हो, इंजीनियरिंग में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, तो वहीं से चीजें और बेहतर बनती है, राइट मैम। फिर स्ट्रेटजी क्या होगा कि जो प्रिपरेशन होती है सिविल सर्विसेज की वो आप बहुत सारे जो जागरूक होते हैं, जो पहले से ही जागरूक होते हैं, पेरेंट्स और गार्जियन, वो 12th क्लास के बाद से ही कुछ लोग अपने बच्चों को गाइड करना चाहते हैं या करते रहते हैं कि हमें किस तरीके से सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। और बेसिक वहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारे एनसीईआरटीज जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, अभी भी देख लीजिए आप जो भी ग्रेजुएशन किए हुए लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं सिविल सर्विसेज में जाते हैं, उनको फिर से वही 6th क्लास से 12th क्लास की एनसीईआरटीज पढ़नी होती है और बेसिक स्टडी यही है। और मैं इसीलिए चाहूंगा कि आप लोग जिस स्टेज पे हैं अपनी पढ़ाई को भी एकदम कोर मान के चलिए कि अच्छा मुझे क्या क्या आगे प्लान करना है, थोड़ा सा प्लानिंग पे ध्यान दीजिए बिकॉज इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, राइट। सो प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आप जो भी
चीजें स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल दिमाग से उसको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीजें बाद में काम आने वाली हैं अपनी सोसाइटी को में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। और बाकी मैं ये कहूँगा कि फोकस और डिटर्मिनेशन, दीज टू थिंग्स लीड्स टू द रिजल्ट्स। फोकस ये होना चाहिए कि हमें हमारा जो स्कोप है कि कहाँ तक जाना है और कितना जाना है, वो टू द मिलीमीटर स्ट्रेंथ हमें नाप के रखना चाहिए, कि ताकि हम अपने पास से डेविएट ना हो। हमारे पेरेंट्स और गार्जियन का काम है, इवन जो शिक्षक हैं, गुरु हैं हमारे स्कूल्स में और IAS कोचिंग सेंटर्स में हैं, उनका भी यही काम है कि बच्चे को हम एक पर्टिकुलर रास्ते पे गाइड करके रखें, ताकि जैसे एक बॉल होती है उसको अगर रास्ता सही नहीं मिलता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है, राइट। सो उसी तरीके से उनका भी काम होता है कि बच्चों को एक कंट्रोल्ड वे में आगे पर्टिकुलर सही रास्ते पे ले जाया जाए, ताकि रिजल्ट्स काफी मतलब जो रिजल्ट हमें चाहिए, जो फोकस है हमारा, जो अंतिम रिजल्ट है वो मिल सके। सो और बाकी प्रिपरेशन की बात मैं कहूँ कि उसमें जैसा कि अभी डिटेल में उतना नहीं जाना चाहूंगा, बस ये कहूँगा कि जो अभी का स्टडी है आपका वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, उसको लाइटली ना लें। भले ही आप ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्वेंट बनना चाहेंगे, लोक सेवक बनना चाहेंगे, और लेकिन उसको लाइटली ना लें। और बेहतरीन काम आप तभी कर पाएंगे जब आप के पास एक बेसिक डिटर्मिनेशन और विल पावर होगी। विल पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विल पावर से ही आप अगर चाहें कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो अगर विल पावर नहीं होगी उठने की, कहोगे यार ठंड लग रहा है मुझे, या फिर मैं लेजी हूँ, या फिर और भी बहुत सारे बहाने होते हैं ना उठने के। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है करने की तो आप कर ले जाएंगे, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि आई अगेन थैंक यू कहना चाहूँगा कि सर ने इनवाइट किया यहाँ पे देवरिया में। मैं पहली बार आया हूँ और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और लास्ट में यही कहें कि एक छोटा सा शेर है कि किसने कहा है कि बादलों में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू राजकुमार जी। गोइंग टू बिकम SDM फॉर यूपी। आप देवरिया में आ गए, बढ़िया है। अब हम आपको यहाँ पे SDM के रूप में भी देखना चाहेंगे। जब आप देवरिया में SDM रहेंगे तो ये लोग जाएंगे और कहेंगे सर आपने हमको सिखाया है, बताया है, अब राह दिखाइए। तो इस क्रम में देवरिया आपका स्वागत करता है और धन्यवाद देता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलूंगा, बच्चे लोग ध्यान से सुनते रहना, थोड़ा समय भी है। दिल्ली के फिटजी में बढ़िया कोचिंग बताते हुए पिछले 35 सालों से फिजिक्स में बच्चों को ग्रूम करते हुए रग रग में, दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। बिहार घर है लेकिन बिहार में नहीं जाते क्योंकि टाइम नहीं मिलता। बच्चे जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन अधिक घेर लेते हैं। टीचर के साथ प्रॉब्लम है, सबकी छुट्टी होती है, टीचर की पढ़ाई चालू हो जाती है क्योंकि बच्चे खाली है आके घर पर पकड़ लेते हैं। ऐसे टीचर PM राय साहब, जिनको मैं अपने बच्चे के लिए खोजने के लिए 1 महीना कालूसराय में घूमा था, सब जगह। मैं दिल्ली में फिजिक्स का एक्स्ट्रा टीचर के लिए कौन बढ़िया है, मैं 1 महीना मेहनत किया। ट्रांसपोर्ट और में पोस्टिंग थी, मैं जाता था कालूसराय, दिस दैट, ये कोचिंग वो कोचिंग, खोजता था कि कौन एक और टीचर मिल सकता है जो मेरे बच्चे को ग्रूम कर सकता है। तो PM राय साहब मिले मुझे 2017 के अप्रैल में। 2 साल तक बच्चों को इन्होंने पढ़ाया। इनकी पढ़ाने की स्टाइल, बताने की स्टाइल तो अभी नहीं समझ में आएगी क्योंकि वो तो पढ़ने के साथ समझ में आएगा। क्योंकि आए हैं, इनका स्वागत है। थोड़ा सा टिप दे, बच्चों को बताए कि मंजिल दूर नहीं होती, बस हमें जागना होता है। स्वागत है प्रिय सर। धन्यवाद सर। मैं सभी आगंतुक मेहमानों का स्वागत करता हूं और श्री कुशवाहा सर, जिन्होंने पिछले 2-3 महीने से हम सबके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम सबको यहाँ बुलाया अपनी बात रखने के लिए, इसके लिए मैं उनका
दिल से धन्यवाद करता हूं। बच्चे, मैं आप सब में, आप सबको पिछले घंटे 1.5 घंटे से देख रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। क्यों बधाई देना चाहता हूं? क्योंकि मैं आप में बहुत सारे राकेश सिन्हा, बहुत सारे शिव कुशवाहा, बहुत सारे अर्चना, बहुत सारे आयुष, बहुत सारे शिवा कृष्णा देख रहा हूं। आप हैं, आप में ताकत है, आप लंबे समय से हम सबको सुन रहे हैं और ये पहचान है कि आप आगे चल के बहुत अच्छा करना चाहते और बहुत अच्छा करेंगे। तो आप बधाई के पात्र हैं कि आप धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक हम सबकी बात को सुन रहे हैं। मैं अपने विषय में थोड़ी जानकारी आपको दूं। मैं दिल्ली में पिछले 25 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड ये है कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के पहले बैच का 86 बैच का टॉप रैंकर है और मेरे बैच के जिस बैच का मैं हूं, उस बैच के कई सारे डॉक्टर, IITN, IAS और ना जाने कितने लोग हैं। मैं उसी बैच का टॉपर और मैंने सारे दरवाजे अपने लिए बंद किया क्योंकि मुझे एक ही दरवाजा पसंद था और वो था फिजिक्स पढ़ाना। तो मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने में विश्वास करता हूं, बच्चों की जिंदगी बनाने में विश्वास करता हूं, बच्चों को IIT में देखना चाहता हूं, बच्चों को सिविल सेवा में जाते हुए देखना चाहता हूं, IAS, IPS, IFS ऑफिसर बनाते हुए मुझे मजा आता है। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आएंगे, लेकिन जितने बच्चे यहाँ हैं सारे अपने आप में क्रीम हैं। इस परिस्थिति में लंबा भाषण हम लोगों का चल रहा है। कई बार ये भाषण इतना मजेदार नहीं भी हो सकता, लेकिन आप पूरा ध्यान से उसको सुन रहे हैं, ये खुशी की बात। तो पहली मैं बधाई ये देता हूं कि आप सब प्रतिभाशाली हैं और आप सब आगे बढ़ेंगे। हम सबका, गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये समय, टुडे इज द बेस्ट टाइम, आज का समय, जिस समय में आप हैं, वो समय सर्वोत्तम समय है। क्यों? जब 1976 में राकेश सिन्हा 6ठी क्लास में या 7वीं क्लास में थे और IAS के लिए सोच रहे थे, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था। अगले 5, 6, 10 वर्ष तक भी कोई नहीं रहा होगा, लेकिन आज आपके लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। सो टुडे इज द बेस्ट टाइम टू बी ऑन दिस अर्थ। सो बिलीव इट। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि ये सर्वोत्तम समय है और आपके पास अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं। हम लोग सफलता के विषय में सोचते हैं क्योंकि सबको सफलता अच्छा लगता है, लेकिन एक बार सोचते हैं, थोड़े समय के लिए सोचते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट मोमेंट हम सफलता को भूल जाते हैं। जो हमारा एक्शन होता है वो सफलता के अनुरूप नहीं होता। ऐसा है या नहीं है? बताइए आप मुझे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप सब लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ समय के लिए काम भी करते हैं, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी, एक वर्ड आया था, अर्चना कह रही थी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, बिना थके, बिना रुके। मां गंगा से हमें एक ही संदेश मिलता है, चले बहती चले बहती, मतलब चलते रहो चलते रहो। जब चलोगे तो गिरोगे, लेकिन आपके पास ताकत होनी चाहिए कि गिरे तो कोई बात नहीं है, फिर उठ गए। कोई भी, मुझे आज तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जो बिना गिरे, बिना असफल हुए अंततः सफल हुआ हो। तो सफल होना और असफल होना कोई बात नहीं है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो मैंने बहुत बच्चों को ध्यान से देखा, उन बच्चों को देखा जो सफल हुए
जल्दी सफल हो गए, उन बच्चों को भी देखा जो सफल नहीं हुए, उन बच्चों को भी देखा जो देर से सफल हुए। और मैंने महसूस किया कि ज्यादातर बच्चे जो सफल हुए उन्होंने लगातार कोशिश किया, उन्होंने अपनी बाधाओं को, अपनी विपत्तियों को, अपनी कमी को ध्यान में नहीं रखा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हम लोग हर हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास ये होता तो हम ये कर लेते, हम कोटा गए होते तो हमारा आईटी में निश्चित हो सिलेक्शन हो गया होता, हम दिल्ली में होते तो एम्स में रैंक 1 ले आते, हमारे पास ये होता तो हम ये कर लेते। हम अपनी लिमिटेशन पर ध्यान देते हैं। So we always focus on what we don't have. We always, but reverse it, change it. Focus and count your blessings. आपके पास क्या है, उस पर फोकस करिए। मैंने हजारों बच्चों को देखा है, वो सारी कमी के बावजूद, सारी कमियों के बावजूद सफल हुए। और मैंने बहुत सारे हजारों बच्चों को मैं दिल्ली में देखता हूं जिनके पास सारी सुविधा होती है, सारी सुविधा होती है, वो जो चाहते हैं उनके पास होता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। तो कामयाबी के लिए जरूरी है एक राइट माइंडसेट। आप बच्चे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं में है। यदि आप, मैं फिजिक्स की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फिजिक्स की बात करना भी रिलेवेंट नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा। आपको सबसे पहले एक मजबूत नींव डालना है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विल कम विद स्ट्रॉन्ग थॉट। व्हाट थॉट? मुझे ये सोचना है कि मुझे जिंदगी में अच्छा करना है, मुझे आईटी में जाना है, मुझे एम्स में जाना है, मुझे आईएएस क्रैक करना है, और उसकी शुरुआत अभी होगी। और वो सफलता आपको मिलेगी, एक ही शर्त है कि आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करो, आप अपनी कमियां मत गिनो। हर कमी के बावजूद, हर असुविधा के बावजूद, यदि आप कृत संकल्पित हैं, if you have strong willpower, you are going to succeed. So the first message that I would like to give you, आप मेरी बात को सुन रहे हैं ध्यान से? आपको समझ में आ रही है? हाँ में ना जवाब दीजिए। आ रही है? तो आपको बिल्कुल पहले सोचना है, दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे सफल होना है। यदि वो कर सकते हैं, यदि 1976 में राकेश कुमार सिन्हा इसी धरती से उठ के आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, यदि सुशील कुमार कुशवाहा आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईआईटी बीएचयू में जा सकते हैं, बड़ी बाधा आई होगी उनकी। मैं समझ सकता हूं कि 1976 में इस यहां क्या होगा, या कुछ भी नहीं होगा। कुछ अच्छे शिक्षक मिले होंगे उनके कॉलेज में, उनके सरकारी कॉलेज में कुछ अच्छे शिक्षक मिले होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। और मैं दिल्ली में हूं, मैं कोटा में हूं, देख रहा हूं हजारों घर भर के टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं। मैं ऐसे फैमिली को जानता हूं जिन्होंने टॉप टीचर्स को, हमसे भी अच्छे लोगों को दिन भर के लिए अपने यहां फिक्स किया हुआ है, उनके बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कुशवाहा सर का बेटा है आयुष कुशवाहा, कभी न कभी वो आएगा, इस कार्यक्रम में भी उसको आना था। उसको मुझे 2 साल पढ़ाने का मौका मिला, ऑल्दो वो फिजी में टॉप बैच में था। समस्या हो रही थी, सर फिजिक्स टीचर ढूंढ रहे थे, किसी ने मेरा नाम इनको बताया। अब वो बच्चा जब 10वीं में था, 10वीं एग्जाम में आया था, ये कलकत्ता से दिल्ली आए थे, दिल्ली के विषय में कुछ हमको मालूम नहीं था ज्यादा, हमारे संपर्क में आए। हमने उस बच्चे को, ध्यान से सुनिए, हमने उस बच्चे को देखा और उस बच्चे को हमने कह दिया, बेटा आपका आईआईटी में सिलेक्शन होना है। तो मैंने क्या देख लिया, उस बच्चे का उस टाइम में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, और फिटकी में भी टॉप बैच में नहीं था, वो नीचे वाले बैच में। लेकिन मैंने एक चीज देखा, जो मैं उसके पापा में भी देख रहा हूं और यहाँ के सारे लोगों में देख रहा हूं, ये बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल है। हम्बल समझते हैं आप लोग कि आप बहुत विनम्र हैं, और विनम्रता ही हमें सिखाती है, ऊपर ले जाती है। तो हर एक बच्चे को, हर आपको बहुत विनम्र होना है, विनम्र, और अपनी कमी को बिल्कुल ध्यान में नहीं लेना है। हमारे पास क्या है उसको सोचना है, दृढ़ निश्चय करना है, और ये भरोसा करना है कि यदि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मेरे लिए
मैं किसी बच्चे को देख के ये उसका रैंक पहले से निश्चित कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि उसका आईआईटी में या नीट में क्या रैंक आने वाला है। अब मेरा पैरामीटर बहुत सिंपल है, मैं देखता हूँ उसकी सोच कैसी है, विनम्र है या नहीं है, और अपने लक्ष्य को लेके क्लियर कट है या नहीं। फिर टैलेंट, नो टैलेंट डज नॉट मैटर। आप समझ रहे हैं, आपके सामने अर्चना है, इसी जगह से हैं, बहुत सारी समस्या के बावजूद हैं, यहां से जैसे तैसे इन्होंने बीएससी किया होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, और कैसे टीचर मिले होंगे मैं बहुत आराम से समझ सकता हूं। डिग्री कॉलेज में किस तरह के लोग होते हैं, कितना पढ़ाते हैं, मैं समझ सकता हूं, मैं जानता हूं। उसके बावजूद उन्होंने कोशिश किया, क्योंकि उन्होंने ये मन में ठान लिया था कि मुझे आईआईटी में एंट्री मारनी है, तो और उसके लिए लोग लगातार कोशिश करती रही। दिक्कत आई होगी, परेशानी आई होगी, लेकिन कर गई। जब वो कर सकती थी, जबकि उनको गाइडेंस बहुत देर से मिला, सपोर्ट बहुत देर से मिला, तो आपके लिए तो ये सपोर्ट पहले से उपलब्ध है, जल्दी उपलब्ध है। आप फॉर्चुनेट हैं, आप बेस्ट टाइम में हैं। आप इसको गिनो और तैयार हो जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आपको आईआईटी में ही जाना चाहिए, आपको डॉक्टर ही बनना चाहिए, आपको आईएएस ही बनना चाहिए, लेकिन आप जो भी बनना चाहते हैं आप बन सकते हो। आप अपने हृदय को टटोल के देखिए और आपके मन में ये बात आएगी। ऑल्दो हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा ब्रेन लगातार इवॉल्व कर रहा है, तो आज हम सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, हो सकता है 6 महीने के बाद आपके विचार आ जाए कि मुझे तो आईआईटी जाना है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप लगातार ज्ञान अर्जित करते रहिए, राइट डायरेक्शन में ज्ञान अर्जित करते रहिए। शिवम जी कह रहे थे कि यहाँ के बच्चे रटते बहुत हैं। भैया ये तो पूरा दुनिया का सिनेरियो है, पूरे इंडिया का। हमें शॉर्टकट चाहिए, हम सब चाहते हैं जल्दी से रटो, रिजल्ट दो, बस शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, ठीक है। तो ये हर जगह की बात है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल शॉर्टकट मत करिए, रटने की परंपरा पर विराम डालिए और समझने की कोशिश करिए। समझिए, संभव है एक बार में समझ में आए, दोबारा कोशिश करिए, दोबारा कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। इन्हीं वर्ड्स के साथ और ढेर सारी शुभकामना के साथ मैं आज का अपना संबोधन खत्म कर रहा हूं। कोशिश करूंगा यदि कल आप लोग उपलब्ध हैं तो लंबी वार्ता आपके साथ करना चाहूंगा, यदि समय मिला और आप उपलब्ध हुए तो। इसी बात पर मैं सबका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। शॉर्ट कोर्स आज हो गया, लॉन्ग कोर्स कल होगा और होता रहेगा। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए शॉर्ट टाइम में हम लोग चलेंगे। हम किसी और को बुलाएं, उसके पहले डॉक्टर उमाशंकर जी को बोलेंगे 5 मिनट में थोड़ा सा बच्चों को आप गाइड कर दें, फिर हम अगले फैकल्टी को बुलाते हैं। डॉक्टर उमाशंकर जी फ्रॉम बीआरडीपी जी, ये भी डॉक्टर अनिल जी के साथ हैं। आपका स्वागत है, आप देवरिया से ही हैं, लीजिए दोस्त। Respected Munja Singh sir, good afternoon everyone, students. Special thanks to Dr. S.K. Kushwaha sir to introduce me as a आपके बीच में बोलने के लिए, तो हमको इतना अवसर दिए उसके लिए स्पेशल थैंक। सर ने अनिल सर ने सारा तो जो नीट के बारे में था सारा बता दिया। एज ए साइकेट्रिस्ट मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि नीट का प्रिपरेशन जब भी करिए तो 11th से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर 12th के बाद प्रिपरेशन करेंगे तो 2 ईयर आपको लगना है, उसके पहले सिलेक्शन नहीं होंगे। अगर आप 11th से ही प्रिपरेशन कर देंगे तो जो आपको पोस्ट 11th पास होने के बाद जो आप 2 साल प्रिपरेशन करते हैं नीट कोड जहां भी जा करके, वो चीजें आपको नहीं होंगी। और हमेशा यही देखना है कि बेसिक्स पढ़ें। जो हमारी एनसीईआरटी हो गई, पहले की बुक्स थी, अब तो सिलेबस चेंज हो गया है, तो सारे एनसीईआरटी के बुक लीजिए और उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, प्लस लिखिए। हमेशा लिखने का आदत डालिए। जब लिखेंगे तो आपको कंसंट्रेशन बनेगा, चीजें याद रहेंगी। जो सब लोगों ने बताया अभी कि
बच्चे रटने का कोशिश करते हैं, तो रटने में अक्सर चीजें स्लिप करती हैं। अगर आप रट करके तैयार कर लिए, उसको बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो चीजें आपको 1-2 महीने में भूलने लगती हैं। वैसे भी आप जो चीज पढ़ रहे हैं अगले दिन रिवाइज नहीं किए तो 20-30% तो उसी तरह भूल जाती है। इसलिए रिवीजन मस्ट है। जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए तो बेसिक्स अपना पढ़िए, बेसिक्स लेके चलिए और टाइम टेबल बनाइए। जो अर्चना जी ने बताया कि टाइम टेबल के अनुसार अपने को रखना है, लेकिन टाइम टेबल ऐसा भी नहीं बनाना है कि आपको कंप्यूटर बन जाना है। हम लोग अभी साइकेट्री ओपीडी में देखते हैं कि जब एग्जाम्स स्टार्ट होते हैं तो बच्चे बेहोशी के हालत में हम लोग के पास आते हैं। उनसे काउंसलिंग में बात करने में पता चलता है कि बच्चे को क्या हुआ। बच्चा तो रात को सही था, अगले डे एग्जाम है, बच्चे को बेहोशी हो गया। उसके बाद जब बात होता है बच्चे से तो बच्चा ये बोलता है कि हमने पढ़ाई नहीं किया, एग्जाम्स आ गए, हमारे ऊपर ये था कि हम कैसे कर पाएंगे एग्जाम में फेल हो जाएंगे। फियर होता है बच्चे को कि हम फेल हो सकते हैं। बच्चे के मानसिक में दिक्कत होता है, फिर बच्चा बेहोश होने लगता है। तो वो चीज नहीं करना है। जब आप रेगुलर पढ़ेंगे तो वो चीजें नहीं होंगी जो आजकल बच्चे में ज्यादा हो रहा है। और हमेशा जब भी आपको नीट के तरफ या IIT के तरफ या सिविल सर्विसेज के तरफ आप सोचेंगे तो हमेशा अपना डिसीजन रखिए, गार्जियंस का डिसीजन लेके नहीं चलना है। अगर गार्जियन कहे कि IIT करना है, अगर आपको मन है कि डॉक्टर बनना है, नीट करना है तो नीट ही करिए। उसके लिए अगर गार्जियन नाराज हो रहा है तो कोई नहीं, लेकिन अगर गार्जियन के अनुसार उनकी विश को लेके चलेंगे तो फिर कैरियर दिक्कत आती है। और हमेशा पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। हाँ, कुछ बच्चों का इस समय है कि वो रात में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। ऐसा कोई रूल फास्ट नहीं है कि नाइट में आप ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा गेन करेंगे। मिडनाइट पढ़िए या सुबह में उठ के पढ़िए, लेकिन पढ़िए, बस ये है। लास्ट में मैं बस एक छोटी सी स्लोगन के साथ खत्म करना चाहता हूं। जो हमारे टीचर्स देवरिया के, हम तो अग्रसेन इंटर कॉलेज में पढ़े हैं, वहां के टीचर अक्सर और हमारे फिजिक्स के टीचर डॉक्टर बोरा जी अक्सर बताते रहते थे, एक ही चीज याद रखिए, आज हम क्या हैं इस बात पे निर्भर करता है कि पास्ट में हमने क्या किया है, कल हम क्या होंगे इस बात पे निर्भर करता है कि आज हम क्या कर रहे हैं। थैंक यू। बोरा जी का नाम आपने ले लिया। फिजिक्स GIC के हमारे टीचर हम लोगों को भी पढ़ाए हैं। बोरा जी फिजिक्स और बोरा जी एक दूसरे के समन्वय थे। आदरणीय बोरा जी तो नहीं है, लेकिन बहुत उनकी याद रहती है। तो थैंक यू डॉक्टर उमाशंकर साहब। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये सारे लोगों के लिए यूजफुल होगा, चाहे सिविल सर्विसेज दे, इंजीनियरिंग सर्विसेज दे, JEE दे, नीट दे, बिजनेस करे, पॉलिटिक्स करे, कुछ भी करे या न करे, सबके लिए फायदेमंद होगा। एक डायरेक्शन, एक ध्यान, एक शिक्षा। डॉक्टर BB सिंह जिनको मैं बुला रहा हूं, डॉक्टर BB सिंह और इनकी वाइफ किरण मैडम, दोनों लोग गाजीपुर के, लेकिन जयपुर में इन लोगों ने अपना एक नाम बनाया है। इन लोगों ने बनाया है कि पढ़ने वालों को कैसे पढ़ाना है और न पढ़ने वालों को कैसे पढ़ाना है। दोनों लोग इक्वल, दोनों लोगों को आना था, दोनों का यहाँ नाम था। आज संजोग से इनकी बेटी का एग्जाम जयपुर में है, इसलिए इनकी वाइफ नहीं आ पाई। अभी फोन की थी कि सर मैं नहीं आ पाई, मुझे अफसोस हो रहा है। मैं बोला डॉक्टर साहब आ गए, हम लोग को हर्ष हो रहा है। तो डॉक्टर BB सिंह पिछले 6 महीने से हम लोगों के साथ, वैसे तो अपनी कोचिंग चला रहे हैं पिछले 20 साल से, बहुत इन्होंने समाज के लिए काम किया पढ़ाने के अलावा, लेकिन पिछले 6 महीने से हम होंगे कामयाब के थ्रू हम लोग गरीब बच्चों को, दूर दराज के बच्चों को ऑनलाइन हम लोग फ्री सेवा देने का जो काम कर रहे हैं, उसमें हर संडे को आपका 2 सेशन ऑनलाइन चलता है। और अब ये अपने यहाँ से
ऑनलाइन इसको यूट्यूब लिंक पे भी देते हैं। इनके हर वर्ड का मीनिंग है, हर चीज का मीनिंग है, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पढ़ने वाला हो। डॉक्टर बीबी सिंह आपके साथ। हेलो, सबसे पहले मैं इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं और इस भूमि के संदर्भ में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। साथ में नए चेहरे हमारे लिए तो सब नए हैं और उम्र में भी नए हैं हमसे, तो इनको देखकर जैसे जो लोग सिलेक्ट हुए, अर्चना है या राजकुमार जी हैं और लोग हैं, इनको देखकर आपके मन मस्तिष्क में कुछ चल रहा हो। सबसे पहले आप ये मुझे बताओ, इसमें कितने बच्चे हैं जो वर्तमान में सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इच्छुक हैं वर्तमान में? वेरी गुड। चलो, बाकी सब लोग हैं। मैं एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं कि जिंदगी में क्या चाहते हो? क्या करना चाहते हो और जिंदगी कैसा जीना चाहते हो? बोल बेटा। लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो। नाम क्या है आपका? वेरी गुड। और मैं आपके पास आऊंगा, सर ने बोला ना कुआं चल कर आया है, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे है कि तुम प्यास तो जगाओ। प्यासे हो पानी के नहीं, ज्ञान के और जिंदगी में कुछ करने के लिए। जैसे पूछा क्या बनना चाहते हो? बड़ा सुंदर सा चेहरा। जिंदगी में क्या चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है। और कोई? हाँ बेटा। आर्टिस्ट, वेरी गुड। कलाकार सबसे अच्छा होता है। और कोई? हम बताओ। हमेशा याद रखो, क्या डॉक्टर बनना चाहते हो? और कोई? अच्छा, सिविल सर्विस। कौन बोलो? हाँ, सिविल सर्विस। हाँ हाँ, ठीक है। अभी क्या है लक्ष्य, क्या है? यूपीएससी। और कुछ बोलो। सब कुछ ना कुछ करना है। कोई जरूरी नहीं कि सिविल सर्वेंट बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। अपने लिए कुछ करना है, परिवार के लिए करना है, पूरे समाज के लिए और देश के लिए। हाँ, वेरी गुड। चलिए, देखो सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर, जैसे कहा कि एक पवित्र भूमि है और यहाँ आप सब लोग हैं, सबके चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी जो तथ्य होता है या बात होती है पेशेंस। तो इन बच्चों को देखकर ये लगा कि आप में पेशेंस है, और जब आप में पेशेंस है तो आप सब कुछ कर लोगे, दुनिया जीत सकते हो। और दुनिया जीतने का आधार क्या होता है, उसका परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको कोई निर्धारित नहीं कर सकता है। और जो निर्धारित करती है वो है प्रकृति, नेचर, जिसको कोई माप नहीं सकता। जैसे हमसे पूर्व जितने लोगों ने बात की, बहुत अच्छी बात की, और उससे मैं आगे जा रहा हूं। जैसे मैंने पूछा कि क्या चाहते हो, जैसे सर ने बोला कि आप गार्जियन हो, जो भी हो, जैसे भी हो, सब एक ही तथ्य चाहते हैं। एक वाक्य आपने सुना होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो अपनी आवश्यकता को बढ़ाओ, और आवश्यकता हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक कभी नहीं। तो जब आपकी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएगी तो आप अपना क्या करोगे, प्रयास करोगे। और प्रयास करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कहा गया कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। हमें आप नहीं जानते, सर को जानते हो, इनको भी पर्सनली नहीं जानते, लेकिन एक इंसान को भारत में सब जानता है। एपीजे कलाम साहब का नाम सुना है? वो क्या थे? अगर वर्तमान में अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर एपीजे कलाम साहब यहाँ खड़ा हूं, और वर्तमान का जैसे आप जानते हो अपने प्रधानमंत्री को सबसे मान्य लीडर माने जाते हैं,
विषमताएं या विरोधाभास तो किसी में भी होता है, कोई भी कर ले, लेकिन दोनों खड़ा हो तो पैर किसके पकड़ोगे? मोदी साहब के, कलाम साहब के? क्यों? दोनों की सकारात्मक सोच है, किसी की आलोचना हम नहीं कर सकते, लेकिन कलाम साहब किस स्थिति में थे जब आपकी उम्र के थे, तो किस स्थिति में थे? अगर उन्होंने उनकी आवश्यकता अपने आप को उन्होंने महसूस नहीं किया होता तो शायद वो एक नाविक के बेटे होते और चले जाते। तो सबसे बड़ा तथ्य ये है कि या तो भीड़ में शामिल होकर गुम हो जाओ या भीड़ से निकलकर अपने आप को स्थापित करो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे मान लो जीवन है, जीवन का एक चक्र है, जैसे बात सर ने कहा कि सिर्फ स्टूडेंट्स के नहीं, हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी जीवन क्या है? एक चक्र चलता है। उस चक्र में कोई व्यक्ति बहुत आगे आ जाता है, चाहे वो धीरू भाई अंबानी के रूप में आए, एपीजे कलाम साहब के रूप में आए, या गांधी जी के रूप में आए, या वर्तमान में प्रधानमंत्री को भी आप ले सकते हो। उन्होंने प्रयास किया जिस लेवल पर किया, जैसे, तो ये रास्ता चलता रहेगा। आप कितना प्रयास करते हो, और प्रयास सिर्फ आपको करना होगा। तो इस संदर्भ में अगर रास्ता चल रहा है तो रास्ता का मतलब क्या हो? रास्ते में चलने वाले भीड़ है। इस रोड पर आप आते हो, देवरिया एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, इस रोड पर कितनी भीड़ है, लेकिन इस भीड़ में अपने आप को अलग करके आपको प्रतिस्थापित भी करना है। आपको अपने आप को प्रतिस्थापित करने के बाद दिखाना भी। तो ये रास्ता भीड़ का है, उस भीड़ में आप क्या करो? अपने आप को स्थापित करो। और इधर ध्यान दो एक बार बच्चों, सबसे बड़ी समस्या आपकी क्या होती है? अक्सर बात ये होती है जब आप छोटे छोटे हो, मासूम हो, लेकिन पढ़ाई का जो बर्डन है हम लोगों से आपके ऊपर ज्यादा है। जब हम लोग पढ़ते थे तो प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, पीपल के पेड़ के नीचे, इतना कुछ फॉर्मेलिटी नहीं थी, इनफॉर्मल ज्यादा कुछ था। लेकिन आप में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? याददाश्त की। अक्सर आप बोलते हो कि मैं भूल जाता हूँ, तो न भूलो, उसके लिए एक टिप आपको देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। न भूलने का कारण क्या है? आप सब मोबाइल चलाते हो, उसमें जो उसकी कैपेसिटी होती है उतना मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैं ज्यादा मोबाइल नहीं चलाता। कितने जीबी का होता है आपके पास मोबाइल है? 32 जीबी, 64 जीबी। तो जो आपका कोर्स है, उस कोर्स को उसमें मेमोराइज करने के लिए कितनी जीबी चाहिए? 32 जीबी, 64 जीबी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आपके पास जो मोबाइल है, मोबाइल बोले तो ये सुप्रीम है, ब्रेन में मैं बता दूं कि आप सब कुछ कर लोगे, आप में याददाश्त भी आ जाएगी, आप सब कुछ कर लोगे। इसमें लगभग 25 लाख जीबी होता है। आप किसी भी विषय वस्तु को याद से इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। जिस दिन उस संदर्भ में अपना इंटरेस्ट पैदा कर लोगे, उस दिन सब कुछ आपको याद हो जाएगा। फिल्म भी देखते हो, एक फिल्म देखते हो कितना वर्ड होता है? 5 से 10 हजार वर्ड्स होते हैं, गाने होते हैं, सब आप याद कर लेते हो। लेकिन जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट है, उसके तथ्य आप क्यों नहीं याद होते? क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जीवन में क्या करना चाहते हो, तो वो डिसाइड करो। और जीवन में देखो, चाहे कोई वर्कर हो, टीचर हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, सबके दिमाग में एक ही बात चलती है कि जो वो सड़क पर चले तो लोग उसको सलाम करें। सब चाहते हो या नहीं? तो सलाम, सब आपको सलाम करने, इससे पहले आपको प्रयास करना होगा और आपको झुकना होगा। तो अगर आप प्रयास करोगे तो सब कुछ कर लोगे। अब जैसे सिविल सर्विसेज की बात हुई तो राजकुमार जी सफल हुए, कुछ बातें आपसे की। देखो, जो बच्चे सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो या मेडिकल आईटी में भी जाते हो, तो तैयारी करने का सिंपल सा फंडा है कि जो भी करो सुनियोजित प्रयास करो। आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। आप गाइडलाइन लो, चाहे टीचर से लो या अपने बड़े सीनियर से लो, घर में भी ले सकते हो। तो सबसे पहले तरीका आपको क्या अपनाना है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। और अगर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो 5 पॉइंट याद रखना। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसे याद कैसे करना है, सीखना कैसे है,
और लिखना कैसे, और लास्ट में छठा पॉइंट है बोलना कैसे। क्योंकि सिविल सेवा में आपको पढ़ना भी है, समझना भी है, सीखना भी है, साथ में लिखना है और बोलना भी है। लास्ट में जब साक्षात्कार होगा, सामान्य भाषा में हम बोल रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश में है तो हमें बोलना, साक्षात्कार में बोलना ही है। और जहां तक पढ़ने, जब प्रारंभिक परीक्षा आप देते हो तो चलो वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन मुख्य परीक्षा में आपको लिखना है। बेसिकली आईएएस बनना अगर चाहते हो तो एक प्रश्न पत्र में कम से कम आपको 50 पेज लिखने होते हैं। तो जो बच्चे सिविल सेवा में जाना चाह रहे हो, तैयारी जैसे भी करो, जिस भी लेवल पर आओ। अभी आप जैसे इधर हम देख रहे हैं तो बच्चे 2-4 साल बाद इस इधर तैयारी करना आरंभ करेंगे, लेकिन जब से करो तो पढ़ना भी है, लिखना भी है और बोलना भी है। इसको ध्यान में आप रखना बेटा। आज सबको मेरा नमस्कार सर। जैसे अगर आईएएस पढ़ना चाहते हैं तो इंटरेस्ट तो रहता है जिस सब्जेक्ट में, और आगे चल के अगर हमें आईएएस बनना है, धीरे धीरे जब अपने रास्ते पे बढ़ते हैं और बीच में अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, मतलब रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम उसके क्या चलो भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्ची ने पूछा। अगर तुमने ठान लिया कि आईएएस बनना है तो रिसोर्स अपने आप आ जाएंगे और हम होंगे कामयाब। जो प्लेटफॉर्म तैयार किया, जैसा कि सर ने बताया, इसकी संकल्पना के पीछे एक लंबा प्रयास है और हम होंगे कामयाब के साथ साथ अगर आप भविष्य में जुड़े हो, थोड़े बड़े हो जाओ और जुड़े हो, तो मैं तैयार हूं। देखो, मैं थोड़ा सा अपने विषय में बताऊं, सभी नहीं जानते क्योंकि हर चीज को मैं छुपा कर रखता हूं, बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करता। तो मैं भी सर्विसेज में था, छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद एक मकसद था कि 2003-04 में मैं जयपुर में संस्थान शुरू किया और 3 संस्थान चल रहे हैं हमारे। सिविल सर्विसेज का है, नेट जेआरएफ एकेडमी एक जनरल कॉम्पिटिशन, और उसमें जहां तक सर को भी पता है कि जब से मैंने शुरू किया, जो मैं जयपुर में हूं लेकिन पूर्वांचल के जितने बच्चे हैं सबके लिए फ्री अनाउंसमेंट है वहां। अपने समाज के साथ साथ पूर्वांचल के चाहे जिस वर्ग का बच्चा हो, मैंने कई बार अनाउंसमेंट भी किया और कहा कि सिर्फ वो अपने रहने का वहां खर्च निकालने, जो ट्यूशन फीस है वो मैं उसमें से 1 पैसा उनसे लेने वाला नहीं हूं, न तो स्टडी मटेरियल। जब आईएएस की तैयारी करने बच्चे जाते हैं, कंप्लीट तैयारी करते हैं, 18 महीने का कोर्स है, तो जनरल फीस जो है 1.5 लाख से 2 लाख, लेकिन 1 पैसा नहीं लेता। और जब बच्ची अपने आप और बेटी हो तो बेटी के लिए तो हम लोग क्या है, हमेशा सर झुकाते हैं। और आपको जानकर हर्ष भी होगा कि राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके हम टीम करने का मतलब हम आधार है। और यही कारण है कि 2017 में और 18 में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा हमें और हमारे संस्थान दोनों को अवार्ड मिल चुका, और अभी भी हम लोग वहां काम कर रहे हैं बच्चियों के लिए। अगर बच्चियां आ गई तो उनके लिए सब कुछ हमें करना ही करना है। तो बेटा, अगर आप इसमें से कोई भी हो, हम हो गए कामयाब। जो टीम है वो तो मान लो ऑनलाइन आपके साथ प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, लेकिन अगर आपको ऑफलाइन आना है, अगर जयपुर में आ रहे हो तो सिर्फ रहने की व्यवस्था आप करो, बाकी कुछ हमारे ऊपर छोड़ो। अगर उसमें भी अगर दिक्कत होगी तो हम होंगे कामयाब की पूरी सहायता आपको करेगी। और अभी हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि प्रयागराज में भी एक ब्रांच डाल दें। तो जब प्रयागराज में ब्रांच डाल देंगे तो पूरे पूर्वांचल के लिए हम लोग काम करें। ये नहीं कि हमें घमंड है या गर्व से, मैं सेवा करना चाहता हूं। पैसे तो बहुत आगे, पैसे कमा भी लिए, लेकिन अब प्रयास ये है कि जितना से जितना हो अपने समाज के साथ साथ पूरे पूर्वांचल के समाज में, पूर्वांचल का जितना समाज है सब आगे आए। तो आप प्रयास करो।
और जो बच्चे अभी से, जैसे मैंने कहा ना कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो या किसी भी सर्विसेज में जाना चाहते हो, 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि आपको परिश्रम करना है, अच्छा नागरिक बनना है और दूसरों की क्या करनी है, इज्जत करनी है। इतना दिमाग में रखो। और जब आगे जाना चाहते हो तो जैसा कि राजकुमार जी ने बताया भी आपको या किसी ने और लोगों ने बताया कि शुरुआत एनसीईआरटी से होती है। बच्चा IITian भी मेरे पास आता है, लोगों को पता भी है, टॉपर भी चला जाता है। तो अक्सर हमारे पास देखो केसेस जब काउंसलिंग में आती है ना, तो गार्जियन होता है। आपको एक तथ्य बता दें, उससे भी थोड़ा दूर रहना कि आज का समाज जो एक्स्ट्रा डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया है। अनावश्यक प्रदर्शन का जानते हो, इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ है नहीं लेकिन दिखाते ज्यादा है, तो उससे आपको दूर रहना है। तो अक्सर गार्जियन भी आकर बोलता है कि मेरा बेटा जो है 10+2 में 90% पाया और यहाँ पर ग्रेजुएशन में 95%, ये तो तुरंत IAS बन जाएगा, लेकिन बड़ा मुश्किल है। जो बच्चे IIT से, इनको भी पता है कि IAS की से जब परीक्षा तैयारी करते तो क्या करना होता है, लेकिन एक सिंपल सा है कि जब भी आप जाते तो बोला जाता है IIT टॉपर स्टूडेंट है, MSc टॉपर स्टूडेंट है, PhD किया हुआ, लेकिन बोला जाता है कि बेटा कक्षा 6 से NCERT की पढ़ाई शुरू करो। अगर कक्षा 6 से NCERT की पढ़ाई अगर शुरू कर दिया या पहले से कर दोगे तो फिर आगे जाके लिए आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप अभी क्या हो, अंकुरित हो रहे हो, जर्मिनेशन आपका हो रहा है, तो जो लोग उधर जाना चाहते हैं, क्या हुआ, चले आप लोग। चले बैठे आप। तो देखो मैं ये बोल रहा था आपसे, इधर ध्यान दो अब कि जो आपका आधार है यहीं से अच्छी तरह से अपने आधार को तैयार करो। कहने का मतलब कि जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं की किताबें हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड की किताबों हो या CBSE की किताब हो, बेसिकली NCERT, वहां से अपनी अच्छी तरह से आप पढ़ाई करो और आगे के लिए आप तैयार हो जाओगे। बाकी कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो आप, हम होंगे कामयाब टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। बच्चे लोग सुन रहे हैं ध्यान से, प्यास भी रोके हैं, भूख भी रोके हैं, लेकिन सुन रहे हैं। मैंने बोल दिया था कि भूख प्यास रोक के पढ़ना है, लेकिन इतना भूख प्यास नहीं रोकना हो तो पानी पीते रहना, खाते रहना है। तो आप लोग को प्यास लगे, पानी भी पीजिए, बात भी कीजिए, फ्री रहिए। बस थोड़ी देर की बात है, स्वागत है। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कल्याण सिंह साहब से बोलेंगे। आप भी नए युवा SDM हैं, आइए बच्चों को थोड़ा हौसला दे दीजिए, बता दीजिए कि पढ़ाई में शक्ति है, पढ़ेंगे तो शक्ति आपके हाथ में ऑटोमेटिक सरकार ला के पकड़ा देगी। लीजिए आइए, स्वागत कल्याण सिंह साहब। सभी आदरणीय गेस्ट, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप लोग इतने सब्र के साथ में सबको सुन रहे हैं। कभी मैं भी उधर बैठा हुआ करता था, काफी बोरिंग लगता था और बहुत मुश्किल होता था झेल पाना ये सब। तो मैं पहले आप लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद कहूंगा। अब मैं चालू करूंगा उस बच्ची के सवाल से
जिसने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था कि अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैं शायद काफी अच्छे से जवाब दे सकता हूं, क्योंकि जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ था उस वक्त मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और मेरी मजबूरी थी कि मुझे अपने घर को, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मुझे जॉब करना जरूरी था। लेकिन मेरा सपना हमेशा आईएएस या पीसीएस बनने का था, तो मैंने उस सपने को कभी नहीं तोड़ा और कॉलेज से बाहर निकलते ही मैंने दिल्ली से ही मास्टर्स किया, जैसे अर्चना जी कर रही हैं। वहां से निकलते ही मैंने एनटीपीसी में जॉब ज्वाइन किया था। एनटीपीसी में जॉब करते करते 2016 से ही मैं जॉब करते करते मैंने कई सारे अटेम्प्ट्स यूपीएससी में दिए, बट यूपीएससी में कई अटेम्प्ट्स में मैं कई बार मेंस भी निकाला, मैं इंटरव्यू तक भी गया और एक बार 21 वाले एग्जाम में मेरा 5 नंबर से रह गया था फाइनल लिस्ट में, और आगे भी मेरे पास कुछ अटेम्प्ट्स हैं जिसको मैं दूंगा। लेकिन मैंने ये सारा प्रयास जो है जॉब के साथ किया, 8-9 घंटे की नौकरी करने के साथ मैंने किया। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तो आप रिसोर्स खुद भी बना सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं और जॉब के साथ भी इस चीज की तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आपको 5 चीजें चाहिए। पहला, डेडिकेशन होना चाहिए इस एग्जाम के प्रति। दूसरा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया और फिर हफ्ते भर कुछ नहीं पढ़ा। आपको 6 से 7 घंटे किसी तरीके से डेली निकालना होगा, पढ़ाई को कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो कंटिन्यूटी है। ये नहीं कि एक बार फेल हुए तो उसको छोड़ दिया भाई कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लगे रहना है। सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है वो वही कहानी की तरह है जैसे हम बचपन में हमको पढ़ा जाता था कछुए और खरगोश की। इस लड़ाई में वही जीतता है जो कछुए की तरह लगातार चलता रहता है। अगर आप विश्राम किए, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं किए, एक बार फेल हुए आपने छोड़ दिया तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है, कितनी बार भी फेल हो आपको उसको उस प्रोसेस में लगे रहना है। चौथी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पेशेंस। पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। 5 साल 6 साल 7 साल कितने भी साल लग सकते हैं। और उसके बाद में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो फर्म डिटर्मिनेशन है, जिसको दृढ़ निश्चय भी कहा जाता है हिंदी में। इन 5 चीजों के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो हो सकता है 1 साल में ना हो सकता है 2 साल में ना हो, लेकिन एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। आप भी आईएएस या पीसीएस जरूर बनेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे सीधे श्री अनिल कुशवाहा जी को। श्री अनिल कुशवाहा जी यूपीएससी से लेके तमाम प्रशासनिक सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षाओं को क्रैक किए हैं और अंततः इनको यूपीएससी के माध्यम से सीबीआई में क्लास 1 की पोस्ट मिली है। ये आपको अपने अनुभव बताएंगे और बताएंगे कि तैयारी कैसे की जा सकती है जिसे सफलता मिली। श्री अनिल कुशवाहा जी। थैंक यू वीरेंद्र जी। मंच पे मौजूद हमारे अपने अपने फील्ड के सारे एक्सपर्ट लोग और यहाँ भी जितने ये बच्चे बैठे हुए हैं जिनको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। कभी हम लोग सही में उधर बैठा करते थे, तो मैं बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे हमारे किसी सर ने बोला है, हम लोग जब बैठते थे तो आधे घंटे में ही बोल जाते थे, लेकिन आप लोग इतना ध्यान से सुन रहे हो, इसका मतलब है कि आप लोगों के अंदर कुछ चीजें हैं जो हमें एक्सप्लोर करना है और उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। देखिए, मेरा नाम अनिल कुमार कुशवाहा है। मैं देवरिया से ही पढ़ा हूँ, कन्यालाल बेसिक प्राइमरी पाठशाला से। उसके बाद एक गांधी जूनियर हाई स्कूल है यहाँ पे, आप लोग जानते होंगे, वहां से 8 तक पढ़ा। फिर जीआईसी में मैं 2 साल पढ़ा। उसके बाद 11th-12th किया महाराजा अग्रसेन कॉलेज में, कई स्कूलों में पढ़ते हुआ। फिर हम इंजीनियरिंग की तैयारी किए, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। फिर हम सिविल सर्विस की तैयारी किए, 4-5 बार आईएएस मेंस भी दिए, बट मेंस क्लियर नहीं हुआ।
तो मैं लॉ बैकग्राउंड से तो यूपीएससी से फिर मैं एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ग्रुप ए की पोस्ट है सेलेक्ट हुआ और आज मैं सीबीआई का नाम आप लोग जानते ही होंगे। तो सीबीआई में एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ और सीबीआई स्पेशल कोर्ट में मैं मेरा वर्क प्रोफाइल है और सीबीआई को लीगल असिस्टेंस देना। देखिए एक बिटिया ने कहा है कि संसाधन की कमी, देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसाधन की कमी आती है हर लोगों के जीवन में, लेकिन अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है तो वो संसाधन मीट आउट हो जाएंगे। चाहे समाज का कोई आदमी आगे आ जाएगा आपके असिस्टेंस में, चाहे गवर्नमेंट के बहुत सारी पॉलिसीज है जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो संसाधन को कभी आप ये मत समझिएगा कि संसाधन के बिना आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकती हैं। देखिए जहां तक संसाधन की बात है, हम लोग 3 भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं एसके कुशवाहा जी। हम लोग जिन परिस्थिति से निकले हैं, जितना हम लोगों ने कठिनाइयां देखी हैं, इतना छोटा भाई बैठा है, तो मैं आज एक गर्व के साथ कह सकता हूं कि संसाधन कभी आगे बढ़ने से रोकने में कोई हर्डल नहीं है। तो ये संसाधन आपको मिलेंगे। समाज के बहुत सारे लोग आज आगे आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, इसके कुशवाहा सर है, आपके समाज में बहुत लोग मिलेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। तो संसाधन की आप चिंता ना करें, आप एक टारगेट सेट करें कि हमें क्या करना है और उस टारगेट को आगे बढ़ने के लिए लोगों को ढूंढें। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो सिविल सर्विस देना चाहते हैं? चलिए देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो एक इंजीनियरिंग लाइन है, एक मेडिकल लाइन है, एक फिर सिविल सर्विसेज आता है और उसके बाद फिर लॉ फील्ड, कई सारी फील्ड है। किसी भी फील्ड में आपको जाना हो, 2 चीजें तो देखिए बहुत जरूरी है जिंदगी में। 2 चीजें, सबसे बड़ी चीज है टाइम मैनेजमेंट। आप लोग सहमत हैं मेरे बात से? किसी भी काम के लिए सबसे जरूरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। एवरी पर्सन हैज अ डे ऑफ 24 आवर्स, राइट? 24 आवर्स का ही एक दिन सबके लिए है, 365 दिन का साल है। अब उस टाइम को आप अपने लक्ष्य के लिए कैसे मैनेजमेंट करते हैं, यही की है किसी भी आदमी को सक्सेस के लिए। तो आप एक टाइम मैनेजमेंट बनाएं। जैसे ये हमारी अर्चना जी बोली थी कि आप एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाइए। कई बार हम टाइम टेबल बनाते हैं, उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब एक बार टाइम टेबल बनाएंगे, फिर उसको कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कोई 30% उसको कर पाए, फिर प्रयास करेगा, फिर 40% ले जाएगा, फिर 50%। तो आप उससे आप देखेंगे कि आपका कैसे आपका जो है डेवलपमेंट हो रहा है। तो टाइम मैनेज, तो ये सब सारी चीजें हैं। और देखिए आज की डेट में क्या है, एक सब आज की डेट में चाहे आप एक गांव में हो, चाहे देवरिया में हो, चाहे कोटा में हो, जब से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति आई है, जब से आज हमारे पास इंटरनेट आया है, जब से आज हमारे पास गूगल आया है, मैं समझता हूं अगर आपकी इच्छा है तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको नेट पे मिलते हैं। कुछ भी गूगल कीजिए, कुछ भी नेट पे डालिए, तो आपको इंफॉर्मेशन आपको आपके घर भी मिल जाएगा। तो संसाधन हो या फिर हम देवरिया में हैं, ये सोचे कि देवरिया में है, इस वजह से हमने, जैसे कई सब लोगों ने कहा कि कब ये नहीं सोचना चाहिए कि हम देवरिया में हैं, जो लड़का कोटा में वो मुझसे बेटर कर सकता है। हम सब लोग यहीं से निकले हैं, हम लोग को तो कोई बताने वाला नहीं था। हम लोग तो कभी दिल्ली पता नहीं कब गए थे, हम लोग कितने बड़े हो गए थे तब दिल्ली गए थे। तो ये आपको हर इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है। बस आप टाइम मैनेजमेंट, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्रति आप प्रयास कीजिए। देखिए मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ, लॉ भी एक बैकग्राउंड है। आप इन फ्यूचर लॉ भी कोई कर सकता है, तो लॉ से आप जुडिशरी में जा सकते हैं। देखिए इतने प्रोनाउंस एडवोकेट्स हैं, आपको बता दो सुप्रीम कोर्ट में, जिनके पास लोग मैटर लेके जाते हैं तो बाहर लाइन लगाए रहते हैं, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे वो, तो लॉ भी एक आपका फील्ड है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक चीज जैसे मैं क्या बताऊं, देखिए जो टॉपिक है शिक्षा ही वो एक माध्यम है
जो किसी भी इंसान को सोसाइटी में एक पहचान दिला सकता है। ठीक है, शिक्षा से वो अपनी एक पहचान बना सकता है, वर्ल्ड वाइड भी पहचान बना सकता है। कितने हमारे बच्चे फॉरेन में जा रहे हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो अच्छा लगा सर हैं यहाँ, और जो लोगों ने भी इसको ऑर्गेनाइज किया है, इसको हम लोग आगे करेंगे। हम लोग बड़े मुश्किल से लीव लेके, छुट्टी लेके, टिकट करवा के कैसे भी हम लोग आए हैं, बट हम लोग आएंगे और आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे। और जिनको भी जो तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, हम लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम बच्चों को भूख लगी होगी, काफी देर से बैठे हुए हैं, तो मैं अपने बातों को विराम देता हूं और सारे बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। अब कार्यक्रम का पहला सत्र समाप्त होने को है। मैं आए हुए सभी अतिथियों का पुनः बहुत बहुत स्वागत, आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात करते हुए ये सत्र समापन करने की घोषणा करता हूँ कि पढ़ाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपको अच्छा मार्गदर्शक मिलेगा, आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, चाहे सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो या मेडिकल की परीक्षा हो, जज्बा रहे, जुनून पैदा हो अपने अंदर, तो कोई भी बाधा, चाहे संसाधन की हो, कोई भी बाधा नहीं आएगी। आप अपने सपने को जरूर पूरा करेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए ये सत्र, प्रथम सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद। सभी छात्र छात्राओं से अपेक्षा की जाती है, कृपया वो फोटो सेशन के लिए जो आई हुई फैकल्टी है उनके साथ सहयोग करें। एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा लें। सभी छात्र छात्राएं कृपया एक साथ आके फोटो खिंचवा लें।